फेज़ 3 और उसका पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि डेटाबेस किस तरीके से बनती है और उसके अंदर जो 4 क्वेरीज़ होती हैं वो मैनुअली हम किस तरह से उस पर काम करते हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि डायनामिकली पेज कैसे बनेगा और उसके अंदर हम डाटा कैसे मैनेज करेंगे, यानी कि ऐड, अपडेट, डिलीट और जो अगर डिस्प्ले करवाना है डाटा जो किसी डेटाबेस के टेबल के अंदर पड़ा हुआ है उसको कैसे शो करवाना है। तो सबसे पहले तो ये कि आपका वैम्प इंस्टॉल होना चाहिए। वैम्प से इंस्टॉल करने का बहुत सिंपल तरीका है कि आप वैम्प के जाओगे वेबसाइट के अंदर, जो कि लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ जाने के बाद आप सिंपली उसको डाउनलोड करोगे। अगर आपकी विंडो 10 है तो विंडो 10 के लिए कोई आपको पैकेजेस वगैरह नहीं ज़रूरत होंगे। आप सिंपली 64 या 32 बिट अपनी विंडो के हिसाब से उसको डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल कर लोगे लोकल डिस्क या जिस फोल्डर में भी आपको उसको रखना चाहते हैं। उसके बाद सेकंड जो है, अगर विंडो 7 आपकी है तो उसके लिए आपको सर्विस पैक 1 सबसे पहले उसको करना पड़ेगा। सर्विस पैक 1 आप टोरेंट डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से जाके। और उसके बाद अगर विंडो 7 32 बिट है तो 32 बिट का ही वैम्प इंस्टॉल होगा, और अगर 64 बिट है तो 64 का ही। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि डेटाबेस आपने बना ली, अगर वैम्प आपने इंस्टॉल किया उसके बाद आपने डेटाबेस के अंदर जाना है। जिस तरह मैं पिछली वीडियो में हमने बताया कि डेटाबेस किस तरह से इंस्टॉल करनी है। उसके बाद आप आओगे, अब हमने क्या करना है कि डायनामिकली हमने पेज मैनेज करना है। जिस तरह से वेबसाइट्स बनी होती हैं, वेबसाइट्स के अंदर पेज में हम जाते हैं और कुछ डाटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जो भी हमने काम करना होता है वो करते हैं। तो हम बेसिकली वो उस तरह की वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये कि वैम्प में जाएंगे। वैम्प में जाने के बाद हम www की डायरेक्टरी में जाएंगे और यहाँ पर हम अपना फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए हम सिंपली बैक क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पर हम कोई भी फ़ोल्डर का नाम दे देते हैं जो कि है लाइब्रेरी, और उसके बाद सिस्टम नाम दे देते हैं। लाइब्रेरी सिस्टम में आने के बाद आपने नोटपैड या बेहतर है कि नेटबीन्स ओपन कर लीजिएगा। कोई भी आईडी आप यूज़ कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो, नोटपैड प्लस प्लस, कोई भी जो भी आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास इस टाइम विजुअल कोड है तो फिर मैं वही ओपन करने वाली हूँ। ज़्यादा बेहतर यही है कि आप नेटबीन्स यूज़ करो, बिगनर्स के लिए वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ओके, ये मेरा विजुअल कोड स्टूडियो जो है वो ओपन हो चुका है। न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको बिल्कुल स्टार्ट से सिखाया जाए, यानी कि HTML की बेसिक्स और CSS की बेसिक्स और उसके बाद PHP की, तो उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है वीडियो की, तो आप वो वॉच कर सकते हो। हमने यहाँ पे क्या किया, HTML का टैग, स्टार्टिंग टैग दिया। स्टार्टिंग टैग देने के बाद हम इसको मतलब एक कंप्लीट बेसिक स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट कर लेते हैं। हेड का टैग देते हैं और हेड का टैग इसी के अंदर रख देते हैं। अच्छा, अब HTML के जितने भी टैग्स हैं ना, इसके अंदर HTML के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के अंदर अंदर आप जितने भी टैग्स लिखोगे वो इसके अंदर लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर हम टाइटल दे देते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम, जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है इस तरीके से आप टाइटल दोगे तो वो टैब के अंदर शो होगा। इसको एक दफ़ा सेव कर लेते हैं ताकि हम बाकी काम जो है वो बॉडी पे दे देते हैं और बॉडी का एंडिंग टैग लगा देते हैं। ठीक हो गया, ये इसका HTML का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। और इसको हम एक दफ़ा सेव करके लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम हमारे फोल्डर का नाम था। हमने यहाँ पे अब इसको नाम देना है index.php। PHP इसलिए क्योंकि हमने PHP की लैंग्वेज यूज़ करके और इसको करना है इसलिए। ठीक है, अब इसको चलाना कैसे है, यानी कि इसको रन कैसे करेंगे, हम ब्राउज़र के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट 8085, जो भी आपकी पोर्ट है। अगर आपकी कोई भी पोर्ट नहीं है, यानी कि आप सिंपली आप इसको बगैर लिखिए और उसके बाद अपने फोल्डर का नाम लिखेंगे।
तो फोल्डर का हमने नाम रखा था सेंट लाइब्रेरी ऑटोमेशन, आई थिंक मैंने रखा था ऑटोमेशन। उसके बाद स्लैश इंडेक्स, अगर इंडेक्स डॉट पीएचपी का पेज ओपन करना है तो आप सिंपली इस तरह से भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी देखिए ये टैब के अंदर हमें अपना टाइटल नज़र आ रहा है। अभी नेक्स्ट हम पेज के अंदर अगर हमने कोई चीज़ करवानी है तो वो किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। तो H1 का टैग देते हैं और H1 का क्लोजिंग टैग। ठीक है, यहाँ पे हम सेंट्रल लाइब्रेरी, ठीक है, कंट्रोल एस, पेज रिफ्रेश, यहाँ पे आ गए, इसको सेंटर में कर देते हैं। ठीक है, सेंटर का टैग देके हमने इसको सेंटर कर दिया। चलिए, अच्छा अब मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना नेविगेशन बार का वो यहाँ पे देने लगी हूँ। तो उसके लिए मैंने डॉक्यूमेंट पहले से बनाया हुआ था ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। इसको मैं कॉपी करके ये मैं लिंक के अंदर भी दे दूँगी। HTML का टैग देके हमने लैंग्वेज इंग्लिश सेट कर दी थी और उसके बाद टाइटल हमने सेंट्रल लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम दे दिया। मेटा के टैग दिए ताकि हम करैक्टर सेट कर सके जो कि हमने स्टैंडर्ड रखा UTF-8। उसके बाद हमने मेटा का टैग देके इनकी इनकोड की हमने कुछ चीज़ें। व्यू पोर्ट हमने सेट किया कि अगर कोई भी यूज़र ओपन करे हमारी वेबसाइट तो उसको इनिशियल स्केल 1 पर हमारा जो वेबसाइट का पेज है वो दिखना चाहिए। उसके बाद स्टाइल शीट यानी कि CSS यूज़ की है, कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ कर ली और हमने जेसन्स की कुछ क्लासेस यूज़ कर ली। ये 3 जो स्क्रिप्ट्स हैं ना, ये 3 लिंक्स आपने लाजमी यूज़ करने हैं ताकि अगर कोई आप स्टाइलिंग करना चाहते हो तो वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, CSS और बूटस्ट्रैप वगैरह चला के। अच्छा, उसके बाद हमने नेविगेशन बार का टैग दे के, ये है बूटस्ट्रैप की क्लास, इसकी वजह से हमारा नेविगेशन बार जो है वो ब्लैक कलर का अच्छा इन्वर्स क्लास यूज़ करके हमने उसको थोड़ा कर लिया। डिव हमारी कंटेनर क्लासेस होती हैं, तो क्लास हमने कंटेनर फ्लड यूज़ कर दी है और एक और क्लास हमने डिव यूज़ कर ली है नेम बार हेडर के नाम से, जो कि हमें टॉप पर हमें नज़र आएगी। उसके बाद हमने लिंक यूज़ किया, अब लिंक बनाया है, लिंक का नाम रखा है हमने सेंट्रल लाइब्रेरी सिस्टम। उसके बाद जब इस लिंक पर क्लिक होगा, लिंक का मतलब ये होता है कि आप वो इस किसी पेज पर लेके जाएगा, आपकी किसी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस हैं ना वो आप यहाँ पे नेविगेशन बार के अंदर रखवा सकते हो। तो जैसे अब यहाँ पे हैश लगा हुआ है तो index.php में लिख देती हूँ, तो देखें क्या होता है। कंट्रोल एस किया, पेज रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब ये बेसिक सा स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया नेविगेशन बार का। होम पे देखिए मैं क्लिक करूँगी तो वो मुझे इंडेक्स के पेज पर ही लेकर आ रहा है। सेंट्रल लाइब्रेरी के सिस्टम पर क्लिक किया तो इंडेक्स के पेज पर ही लेकर आ रहा है मुझे। अगर मैं यहाँ पे किसी और पेज का नाम लिखूँगी इस जगह पर विद उस एक्सटेंशन की, तो वो मुझे उस पेज पर ले जाएगा। लेकिन अब क्या होना चाहिए कि आपने इसी फ़ोल्डर के अंदर ही वो चीज़ लाजमी होनी चाहिए जिस फ़ोल्डर के अंदर आप काम कर रहे हो। जैसे लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम के अंदर इंडेक्स का पेज मौजूद है, तो इसी के अंदर अगर आप किसी और पेज का नाम लिख रहे हो तो वो ही आप इधर लिख सकते हो, इसके अलावा नहीं लिख सकते। उसके बाद डिव आपने ऐड की, अंडर URL के ज़रिए से आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट किया और क्लास रखी है नेविगेशन बार नेव के। आप जो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हो ये टॉप पर शो हो रही है, इसलिए टैब्स की सूरत में अब ये शो होगी इस क्लास की वजह से, अदरवाइज़ वो डॉटेड फॉर्म में लिस्ट बाय लिस्ट शो होती। अब पहली लिस्ट में के अंदर हमने एक लिंक रखवाया है। लिंक का देखिए जो ये स्टार्टिंग टैग होता है ना, इसके अंदर आप क्या करते हो, $, href के अंदर आप बताते हो कि वो कौन से पेज पर लेकर जाएगा। फिर उसके बाद आप स्टार्टिंग टैग एंड करते हो, उसके बाद लिंक का नाम लिखते हो, कोई भी आप लिंक का नाम लिख सकते हो। उसके बाद ये एंडिंग टैग आप लगाते हो लिंक का। ठीक है, यानी कि आपने ये एक पूरा जो कोड है ये किसका है, ये लिंक का है। जो लिंक, एक तो लिंक का नाम और दूसरा लिंक किधर लेकर जाएगा ये आपने लाजमी आपको पता होनी चाहिए चीज़। ये सुपरवाइज़र लिंक बनवाते भी होते हैं। उसके बाद हमने लिस्ट एंड कर दी। सेकंड में हमने कहा जी लिस्ट अपडेट, अब ये मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं फ़िलहाल आपको बेसिक जो चीज़ें हैं ना हम साथ साथ लिंक चूँकि ऐड करते जाएंगे।
एक लिस्ट हम बना देते हैं जिसके अंदर हम लिख देते हैं, एक लिंक बनाते हैं href इक्वल टू, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं, चूँकि ऐड अपडेट डिलीट करवाना है ना, तो ऐड हम होम पेज पे ही करवा लेंगे। तो बाकी जो है ना नाम रख देते हैं बुक्स डॉट मैनेज बुक्स डॉट PHP, मैनेज बुक्स डॉट PHP, यानी कि बाकी जो बुक्स मैनेज होंगी ना वो अलग पेज पर हम कर लेंगे। जस्ट इसलिए मैं अलग पेज बना रही हूँ कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए लिंक के साथ, नहीं तो इसी पेज होम पेज के अंदर ही हम कर सकते थे टेबल वगैरह बना के, लेकिन मैं वैसे बना रही हूँ। आइडिया आपका है कि जिस तरीके से मर्ज़ी आप इंटरफेस को लेके जाना चाहते हैं, लेकिन टास्क जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए किसी भी तरीके से। तो ये मैंने लिस्ट एंड कर दी, लिंक बना दिया। अब मैं ये नाम जो है ना कंट्रोल, इसको सेव एज ही कर लेते हैं ताकि, और इसका नाम रख देते हैं ये जो अभी डिसाइड किया था मैनेज बुक्स। अब उस मैनेज बुक्स यानी कि इसके अंदर हम जो बुक्स ऐड करवाएंगे ना उनका रिकॉर्ड इस पेज के अंदर शो करवा के एडिट टू डिलीट वगैरह करवा लेंगे टेबल की फॉर्म में, और इस पेज के अंदर हम ऐड करवा लेंगे बुक्स को। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर उधर भी ले जाते हैं क्योंकि हमने फ़िलहाल प्रॉपरली काम नहीं किया। कंट्रोल S। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, नेविगेशन बार एंड कर दी, बॉडी स्टार्ट है, बॉडी स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे H1 का टैग देके कि ऐड एंडिंग टैग लगाएंगे हेडिंग का, यहाँ पे सेंटर करेंगे इसको ताकि सेंटर के अंदर ये हमारी हेडिंग शो। अब हम फॉर्म बनाने वाले हैं। अब जो लोग बिल्कुल बिगनर हैं, जिनको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही, उनके लिए अलग से वेब डेवलपमेंट का कोर्स HTML बेसिक PHP वगैरह और डेटाबेसेस आएंगी, तो आप वो देख सकते हो। अब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं डायरेक्टली, और उसके बाद फॉर्म के अंदर अब ये फॉर्म का मैंने स्टार्टिंग टैग दिया, यहाँ पे मैंने मेथड लिखा। दो किस्म के मेथड होते हैं, पोस्ट और गेट। पोस्ट का अगर आप मेथड यूज़ कर रहे हो तो आपका जो रिकॉर्ड होगा, जो भी इनपुट फील्ड के अंदर टाइप होगा, जो कुछ भी, वो रिकॉर्ड कहाँ शो होगा, वो आपकी मैसेज बॉडी के अंदर शो होगा। मैसेज बॉडी ये चीज़ होती है, यहाँ पर आपका रिकॉर्ड शो होगा। अगर आप गेट का मेथड यूज़ कर रहे हो तो जो कुछ भी आप इनपुट फील्ड्स के अंदर टाइप करोगे वो आपको इस जगह पर, यानी कि URL वाली साइड पर आपका रिकॉर्ड जो भी इनपुट फील्ड के अंदर आप टाइप करोगे वो शो होगा। मैं गेट का मेथड यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए, ठीक है, बाद में इसको मैं चेंज कर लूँगी। एक्शन के अंदर हम लिखते होते हैं कि वो किस पेज पर रीलोड होगा, ठीक है, जब भी वो सारा रिकॉर्ड लेके जाएगा तो उसको किस पेज पर रीलोड हो जाना चाहिए। तो मैं इसको इसी पेज पर रीलोड करवाना चाहती हूँ। फॉर्म एंड करेंगे, और अब इसके अंदर यानी फॉर्म के स्टार्टिंग के अंदर और एंडिंग से पहले आप जितने भी इनपुट फील्ड बनाओगे आप इसके अंदर लिखोगे। इनपुट फील्ड कैसे बनाते हैं, इनपुट का टैग दिया आपने, उसकी टाइप लिखी, और उसके बाद आप उसका नाम लिखते हो इनपुट फील्ड का, और प्लेस होल्डर ताकि यूज़र को गाइड हो जाए कि इस इनपुट फील्ड के अंदर क्या टाइप करना है वो यहाँ पर आप देते होते हो। ये बेसिक स्ट्रक्चर है इनपुट फील्ड का। अब इसके अंदर अगर देखें ना, हमने हमारी डेटाबेस के अंदर देखते हैं बुक ने आईडी तो हम खुद ब खुद असाइन हो जाएगी, तो इसको ऐड करवाने की ज़रूरत नहीं है यूज़र से। नेम, डिस्क्रिप्शन, एडिशन और प्राइस, ये चार ऐसी चीज़ें हैं जो हमने यूज़र से इंफॉर्मेशन लेके ऐड करवानी है इस टेबल के अंदर। तो नेम वाला करते हैं, तो नेम के अंदर देखें क्या क्या ऐड हो रहा है, अल्फ़ाबेट्स भी, न्यूमेरिक्स भी टाइप हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको टाइप देंगे टेक्स्ट की, और नेम हम इसको दे रहे हैं यही वाला नेम दे देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो नेम, और प्लेस होल्डर के अंदर यूज़र को बताना है कि क्या इस फील्ड के अंदर टाइप करना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लेस होल्डर के अंदर लिखेंगे प्लीज़ टाइप योर नेम हियर, ठीक है। कंट्रोल S किया, क्लास भी लिख देते हैं फॉर्म कंट्रोल, बूटस्ट्रैप की क्लास है, स्टाइलाइज करने के लिए फॉर्म कंट्रोल S, पेज रिफ्रेश, ये इनपुट फील्ड जो है वो टाइप होगी। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रही हूँ। स्टाइल यानी कि CSS की छोटी क्लास मैंने दी, उसके बाद यहाँ पे मैंने विथ इक्वल्स सेमीकोलन, और उसके बाद हम इसको दे देते हैं 300 px।
कंट्रोल एस किया, पेज रिफ्रेश, ये छोटा हो गया। उसके बाद मैं इसको सेंटर करना चाहती हूँ कि मेरा जितना भी रिकॉर्ड है वो सेंटर के अंदर मुझे चीज़ें नज़र आएँ, ताकि वो थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव लगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे इसी को कॉपी करके अपने बाकी के जो दो है ना चीज़ें हैं उनको हम लिखवाते हैं 4 ML की। तो अगली हमारी है डिस्क्रिप्शन की, तो वो भी टेक्स्ट ही रहने देते हैं और नेम के अंदर हम डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि डिस्क्रिप्शन यहाँ यूज़र टाइप करे, और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन का दे देते हैं डिस्क्रिप्शन। उसके बाद अगला है एडिशन का, तो एडिशन के आई थिंक अंदर मैंने बहुत 4 ही रखवाया था, इसको भी टेक्स्ट ही रहने देते हैं एडिशन, और यहाँ पर एडिशन। ठीक है। अगला है प्राइस था, तो प्राइस सिर्फ नंबर ही टाइप हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं कि सिर्फ इधर नंबर टाइप हो। अगर आप ईमेल यूज़ कर रहे हो ना तो उसके लिए टाइप ईमेल लगेगी, और अगर आप यूज़ कर रहे हो पासवर्ड की फील्ड टाइप कर रहे हो जिसके अंदर आप यूज़र को नहीं दिखाना चाहते कि कोई पास बैठा है तो पासवर्ड शो हो, तो उसके लिए टाइप पासवर्ड ही यूज़ होगी, जिससे डॉटेड डॉटेड जो कुछ भी आप लिखोगे। उसके बाद कलर्स के लिए अलग, और इमेज के लिए हम यूज़ करते हैं फ़ाइल। ठीक है, टाइप फ़ाइल यूज़ होगी जिसके अंदर आप PDF फाइल, वर्ड फाइल, JPG फाइल, कुछ भी फाइल जो है ना वो सिंपली उस फाइल वाले इनपुट टाइप से यूज़ हो जाएंगी। उसके बाद हम यहाँ पे प्राइस प्राइस कंट्रोल एस। अच्छा, अब ये सारी इंफॉर्मेशन लेके चूँकि यूज़र ने कहीं ना कहीं पेज पर रीलोड करवाना है, तो उसके लिए लाजमी है कि एक अदद बटन भी बनाया जाए। तो सबमिट बटन बनाएंगे कि सारी फील्ड्स की जो रिकॉर्ड जो भी यूज़र टाइप करे वो सबमिट बटन के अंदर सबमिट हो जाए। तो सबमिट टाइप नाम रखा, नेम के अंदर हमने लिख दिया, नेम के अंदर डन लिख देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू के अंदर हम रखवा देते हैं डन। अब ये जो वैल्यू के अंदर डन लिखा है ना, वो यूज़र को इंटरफेस के अंदर, इंटरफेस क्या है, ये चीज़ इंटरफेस है, यहाँ पर उसको वैल्यू के अंदर जो कुछ भी नाम लिखूंगी वहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ भी अगर वैल्यू आप प्लेस करोगे तो वैल्यू लिखोगे ना, तो वैल्यू में जो कुछ आप लिखोगे वो यूज़र को प्रोफाइल के अंदर नज़र आ जाएगा। ठीक है। अब बटन मैंने सेव नहीं किया, कंट्रोल एस करते हैं, अब इसको थोड़ा स्टाइलाइज करना, देखें कितना सादा सा लग रहा है। तो इसको हम देखते हैं बूटस्ट्रैप की क्लास BTN सक्सेस की वजह से ग्रीन कलर का बटन हो जाएगा। सक्सेस की जगह मैं डेंजर लिखूंगी तो रेड कलर का बटन, अगर मैं वार्निंग लिखूंगी तो ऑरेंज कलर का बटन बन जाएगा। देखिए, थोड़ा लाइन ब्रेक देते हैं, तो BR थोड़ा इसको अगर लंबा करना चाहते हैं या जिस तरह भी, तो आप स्टाइल इक्वल्स टू जितनी इनपुट फील्ड की साइज़ है उतना ही कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे। अच्छा, अब ये जो डाटा है ना, मैं गेट के ज़रिए से URL पर शो होगा। इस तरह बुक का नाम टाइप करते हैं, कुछ भी बुक नेम ऐसे लिख देते हैं, डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख देते हैं, एडिशन कुछ भी लिख देते हैं। अब देखिए नंबर में कुछ और अल्फ़ाबेट्स टाइप कर रही हूँ तो नहीं हो रहे, क्योंकि मैंने टाइप रखी हुई है नंबर, तो सिर्फ नंबर टाइप हो रहे हैं। टाइम पे क्लिक करेंगे, देखिए जितना भी रिकॉर्ड है वो मुझे यहाँ पर शो हो गया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ ना शो हो क्योंकि सिक्योरिटी वाइज इश्यूज़ हो सकते हैं। तो पोस्ट मैंने दिया, कंट्रोल एस किया। अब मैं जब भी रिकॉर्ड जो है वो शो करवाना चाहूँगी तो मुझे यहाँ पे नहीं शो होगा, मुझे जहाँ भी चाहिए तो वो मैं टेबल के अंदर से निकाल के वहाँ शो करवा दूँगी, लेकिन मैं यहाँ पे शो नहीं करवाना चाहती। अच्छा, अब इसको हमने करना है PHP से कनेक्ट इस फॉर्म को, कि वो ये फॉर्म लेके वेरिएबल्स के अंदर, PHP के वेरिएबल्स के अंदर हम इसको रखवाएंगे और वहाँ से हम इसको डेटाबेस के अंदर भेज देंगे। तो ये चीज़ आपने बहुत गौर से देखनी है। हमने PHP का स्टार्टिंग टैग दिया और यहाँ पे हम एंडिंग टैग भी पहले ही लिख देते हैं ताकि भूल ना जाए। उसके बाद हमने इफ़ कंडीशनल स्ट्रक्चर लगाया है। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर लगाया हमने, कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर इफ़ इस
सेट लिखा, इस सेट लाजमी पूछते हैं सुपरवाइजर्स कि क्यों यूज़ किया। तो इस सेट का मतलब है कि हमने वेरिएबल को चेक किया है कि वो सेट हुआ है या नहीं। अब हमने इस बटन को चेक करवाना है कि ये सेट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हम उसको बताएंगे कि कौन से फॉर्म है, फॉर्म का कौन सा मेथड है। तो फॉर्म का मेथड है पोस्ट, ये कैपिटल लेटर्स में पोस्ट होना चाहिए। उसके बाद हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिखा इसका नाम जो कि है डन, इसी को कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। जो भी इनपुट फील्ड का नाम है वो हमने इसके अंदर लिखा। कंट्रोल, अब जो कर्ली ब्रेसेस हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कंडीशनल स्ट्रक्चर की लॉजिक बताएंगे। जितना भी फंक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे ना डाटा, ठीक है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जितनी भी हमारी इस फंक्शन के अंदर आएगी वो हम इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं किसके लिए, नेम के लिए, ठीक है। नाम भी हमने दे दिया नेम ही वेरिएबल का। यहाँ पे हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहाँ पे हम उसको कोई ना कोई वैल्यू दे रहे हैं। वैल्यू हम क्या दे रहे हैं जी, क्योंकि फॉर्म का डाटा हमने इस वेरिएबल के अंदर रखवाना है, तो पहले उसको बता रहे हैं कि फॉर्म है, फॉर्म का मेथड है पोस्ट, और इसके अंदर एक प्रोफाइल पड़ी हुई है जिसका नाम है नेम। अब नेम देखिए, एन जो है वो कैपिटल में है, तो यहाँ पे मैं सेम टू सेम यहाँ पे लिखूँगी। उसके बाद इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ और 3 दफ़ा पेस्ट कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन के लिए चाहिए कंट्रोल सी, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे भी हम ये नाम पेस्ट कर देते हैं। एडिशन के लिए हमें चाहिए अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमने जितना भी इनपुट फील्ड का अब डाटा टाइप होगा इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे ना आपको इको करवा के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये काम हो रहा है। इको डॉलर साइन नेम, सेमीकॉलन, सेमीकॉलन नहीं भूलना। सिर्फ एक को करवा देती हूँ फिलहाल, क्योंकि हमें जस्ट देखना ही है। बाकी देखिए मैं टाइप करूँगी लेकिन वो मुझे नीचे शो नहीं होगा। बुक नेम जो मैंने टाइप किया था वो शो हो गया, बाकी नहीं हुई क्योंकि मैंने प्रिंट ही सिर्फ एक नाम करवाया है, ठीक है। बाकी अगर करवाओगे तो शो होंगे। अब ये तो सिंपल हो गया कि ये पीएचपी के ज़रिए से हमने मैसेज बॉडी के अंदर सारा का सारा डाटा लिखवा दिया, लेकिन हमने तो टेबल के अंदर इंसर्ट करवाना है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कनेक्शन की लाइन, क्योंकि जब भी आपने डेटाबेस की टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड रखवाना होता है तो सबसे पहले आप डेटाबेस से कनेक्ट करवाओगे। तो डेटाबेस से कनेक्ट करवाने के लिए 4 पैरामीटर हम देंगे। लोकल होस्ट, यानी हमने सर्वर का नाम बताया। रूट, हमने यूज़र का नाम बताया। आपको याद आया होगा जब लॉगिन किया था तो मैंने टाइप किया था रूट। पासवर्ड कोई भी मैंने नहीं रखा हुआ तो सिंपली छोड़ दिया। अगर कोई पासवर्ड आपने रखा हुआ है तो वो आप लिखोगे। यहाँ पे अब मैंने 4th पैरामीटर देना है अपनी डाटाबेस का नाम। तो डाटाबेस का नाम मैंने रखा था बुक डेटाबेस, बुक डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पे मैंने अब क्या रखवा दिए, नाम अपनी डेटाबेस का। यहाँ तक डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट हो गया। अब मैं एक और वेरिएबल रखवा रही हूँ, इसके अंदर मैं लिख रही हूँ क्वेरी। तो इंसर्ट की क्वेरी लिख रही हूँ क्योंकि मैंने ऊपर हेडिंग दी है ऐड बुक, ठीक है। तो ऐड बुक यानी कि इंसर्ट करवानी है हमने डेटाबेस के अंदर बुक। तो इंसर्ट इनटू, आगे हम टेबल का नाम बताएंगे, तो टेबल का नाम है हमारी बुक, इंसर्ट बुक इनटू बुक। उसके बाद हम वैल्यूज़ देंगे। कॉलम के नाम आप लिखना चाहें तो बिल्कुल उसी तरह से लिख सकते हैं जितनी हम पिछली वीडियो में देखा है, लेकिन मैं चूँकि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती तो मैं सिंपली वैल्यूज़ यहाँ पे कर रही हूँ। मैंने पहली वैल्यू सिंगल कोटेड मार्क्स, 4 वैल्यूज़ हैं। सिंगल कोटेड मार्क्स के अंदर मैं वैल्यूज़ दे दूँगी। पहली मैं नल कर रही हूँ क्योंकि जो बुक आईडी है ना वो खुद ब खुद असाइन होनी है, तो यहाँ पे मैंने नल कर दिया कि खुद दे दो। वेरिएबल के अंदर सारा डाटा जब आएगा तो नेम सेकंड कॉलम में जाके सेव होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन थर्ड, एडिशन फोर्थ और प्राइस फिफ्थ कॉलम में जाके सेव हो जाए। अब हमने
यहाँ तक क्या कर दिया, क्वेरी लगा दी, डेटाबेस से कनेक्शन बनाया कि इस डेटाबेस में जाके, इस टेबल में जाके ये वाले वेरिएबल के अंदर जो डाटा आया है इस कॉलम में जाके सेव करवा दो। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही हो तो मैं ये कॉलम भी लिख देती हूँ, बुक आईडी। अब देखें यहाँ पे ना असल में जितने जितने नाम है ना सेम टू सेम लिखने हैं, तो बुक आईडी भी बड़ा है और इस तरह से सारा अब लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख देती हूँ ताकि रिस्पॉन्स को कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद हम नेम डिस्क्रिप्शन और एडिशन प्लस प्राइस, ठीक हो गया। तो अगर कोई एरर आया तो हम देख लेंगे आगे। आगे हमने क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, तो क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए कोई हमें यानी कि रिजल्ट चाहिए, तो हम लिखेंगे MySQLi क्वेरी। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम $, पहले कहेंगे कि डेटाबेस से जो कनेक्शन वाली लाइन है वो एग्जीक्यूट करो, और उसके बाद जो $SQL के अंदर क्वेरी पड़ी हुई है उसको एग्जीक्यूट कर दो। एग्जीक्यूट होने के बाद हम उसको कह रहे हैं अगर रिज़ल्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, कंडीशनल स्ट्रक्चर लगाया है, तो इको करवा दो बुक इज़ सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ये हमने क्या की है, बुक इज़ सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि हमने जो भी अगर लाइन है ना, ये रिज़ल्ट में अगर कोई भी बुक वगैरह ऐड हो चुकी है टेबल के अंदर, तो जो भी रिज़ल्ट आया है अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है तो ये इको करवा दो। एल्स हम अगर लगाना चाहते हैं तो आप एल्स भी लगा दो। एल्स में लिख दो कि इको बुक इज़ नॉट रजिस्टर्ड, बुक इज़ नॉट रजिस्टर्ड। उसके बाद हमने सेमीकोलन लगा दिया, Ctrl+S, और हम इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं और एक दफ़ा डाटा जो है वो इंसर्ट करवा के देख लेते हैं। 1 2 3। अब प्रॉपर्ली चीज़ें जो है ना वो आप करोगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि MySQLi क्वेरी एक्सपेक्ट्स पैरामीटर 1 to MySQLi। अच्छा, यानी कि हमने 48 लाइन पर कुछ मिस्टेक की है। ओके, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी। यहाँ पे लिखना था MySQLi के डेटाबेस से जो है वो कनेक्ट करो, और यहाँ पे हमने डेवलपमेंट करते हैं चीज़ें इसी तरह ही थोड़ी बहुत ना आगे पीछे हो जाती हैं, तो फिर उसको देख लेते हैं। बुक इज़ नॉट रजिस्टर्ड, तो हम इसका एरर देख लेते हैं। अब एरर चेकिंग करने के लिए यहाँ पर हम आएंगे, हमने इस वेरिएबल के अंदर लिखा कि क्या चीज़ जो है वो मिस्टेक कर रही है जिसकी वजह से चीज़ें ऐड नहीं हो रही। ऐड करते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक है। लेट्स सी। वेट, ओके, कॉलम मैंने ना लिख दिया था आपको समझाने के लिए, तो वो नहीं, उसको रेज करना मैं भूल गई थी। ये चीज़, और साथ में हमने आई जो है वो मिस्टेकली नहीं लिखा। Ctrl+S किया, पे रिफ्रेश, अगेन डिस्क्रिप्शन एडिशन प्राइस।
सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब इसको हम रेज कर देते हैं ताकि यहाँ पे ना, थोड़ा अब इसको ना हम स्टाइलाइज कर देते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि कोई भी अगर हमने डेटाबेस के टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है तो वो किस तरीके से करेंगे, और उसके बाद मैप वगैरह के अंदर चीज़ें हम चलाएंगे कैसे। स्टाइलिंग बिल्कुल हम एंड पर जाके करेंगे। फ़िलहाल हम अपनी बेसिक जो 4 क्वेरीज़ हैं कि ये से किस तरह से डाटा को मैनेज करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम एडिट और डिलीट और करेंगे, सर्च करवाएंगे, ठीक है, चीज़ों को।